हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा होगा हिंदी पेडागोजी का और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 50 ऐसे वन लाइनर्स जो कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड होंगे, यानी कि हिंदी में हम जितनी भी शिक्षण विधियां पढ़ते हैं उनसे संबंधित 50 वन लाइनर्स हैं। तो ये जो आपका सेशन है ये एक रिविजन के लिए आज इम्पॉर्टेंट होगा, इसको एज अ रिविजन आप इसको कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एमसीक्यूज फॉर्म में शिक्षण विधियों से संबंधित मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ओके, तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 51 लाइनर्स है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनको भी साथ साथ हम लोग समझेंगे, जिससे आपका एक जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और सबके लिए इंपॉर्टेंट है रीट, सीटेट, यूपीटेट, किसी भी आप टेट की तैयारी कर रहे हो सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को फर्स्ट अपने पॉइंट से। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है कि पूर्व श्रुति ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हम ध्वनियां सुनते हैं, जो उसके प्रतीक होते हैं, जो लिपिबद्ध हो जाते हैं, उन शब्दों को पढ़कर जब हम किसी भी अर्थ को ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वाचन कहते हैं। जैसे कि आप रीड करते हो तो आप क्या करते हो कि जो भी लिखा हुआ है लिपिबद्ध है आप उसको पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करते हो, तो ये प्रक्रिया हमारी वाचन कहलाती है। अगला है सामूहिक शिक्षण प्रणाली किस विधि को कहते हैं। सामूहिक शिक्षण प्रणाली जो है उसे हम कहते हैं दल शिक्षण। दल शिक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है टीम टीचिंग। ठीक है, टीम टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षकों का कुछ समूह होता है जो बच्चों का इवैल्यूएशन करता है, वो बच्चों के बारे में जो है जानकारी को एकत्रित करता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है टीचर्स के समूह के द्वारा, वहां पर वो प्लानिंग करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। तो सामूहिक शिक्षण को हम क्या कहते हैं, दल शिक्षण कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि उच्चारण अभ्यास कब हमें स्टार्ट करवाना चाहिए। तो उच्चारण अभ्यास हमें अनुकरण वाचन के बाद करवाया जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अनुकरण वाचन होता है उससे पहले हम आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन जो है वो टीचर करता है, शिक्षक द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन के पश्चात हमें क्या करवाया जाना चाहिए, अनुकरण वाचन करवाया जाना चाहिए, और उसके पश्चात हमें क्या करवाया जाना चाहिए, उच्चारण अभ्यास करवाया जाना चाहिए। और जब हम उच्चारण अभ्यास करेंगे तो यानी कि बच्चे क्या करेंगे, सस्वर वाचन वहां पर करेंगे। ठीक है, तो सस्वर वाचन क्या होता है कि भाई जो अब बच्चों का उच्चारण वगैरह उनसे उससे अच्छा होता है। सस्वर मतलब कि जोर जोर से पढ़ते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन भी छात्र जो है वो शिक्षक को देख करके करते हैं। तो याद रखना, उच्चारण अभ्यास अनुकरण के बाद करवाया जाना चाहिए। 4 पॉइंट है भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है। तो जो शिक्षा का पक्ष है वो है व्यवहारिक पक्ष। भाषा संसर्ग प्रणाली जो है वो व्याकरण को सिखाने की विधि है। इसको हम अव्याकृत विधि भी कहते हैं, अव्याकृत विधि। ठीक है, इसमें जो है भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान पे ज्यादा बल दिया जाता है। किसी भी रचना के माध्यम से छात्र टीचर को रचना के माध्यम से समझते हैं, मतलब कि टीचर को अनुकरण करते हैं। टीचर किसी भी रचना के माध्यम से यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान देता है और शुद्ध रूप भाषा का जो होता है, जो भाषा का शुद्ध प्रयोग है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है। तो व्याख्यान विधि में जो केंद्र बिंदु है वो अध्यापक होता है। व्याख्यान विधि को हम चॉक एंड टॉक मेथड या इसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, जहां पर टीचर सेंटर्ड ये माना जाता है। ठीक है, अगला है व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण कब पढ़ाया जाता है। तो द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है, जो भी ग्रामर होती है वो पहले पढ़ा दी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में याद रखना कि यहाँ पे मातृभाषा का यूज किया जाता है। बच्चे की मातृभाषा का यूज करते हुए हम द्वितीय भाषा का ज्ञान देते हैं। सबसे पुरानी विधि है ये, ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, अगला है भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो लिंग्वा फोन का यूज जो है हम वहां कर सकते हैं, जहां पे बच्चा सुनता है एंड देन जो उसने सुना उसके अनुसार वो शुद्ध बोलता है। तो उच्चारण शुद्धता के लिए लिंग्वा फोन का प्रयोग हम करते हैं। अगला है शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश हो जाता है।
तो किस विधि में बच्चा रटता है, वो है सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र विधि जो है वो संस्कृत से आई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से आई है सूत्र विधि? संस्कृत से आई है, जहां पर बच्चा क्या करता है, उसको संस्कृत से आई हुई विधि जो है सूत्र विधि, उसमें क्या होता है कि किसी भी छात्रों को क्या दिया जाता है, सूत्र का ज्ञान पहले दे दिया जाता है, नियम बता दिए जाते हैं, छात्र यहाँ पे सूत्र को रट लेते हैं पहले, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा गंभीर चिंतन नहीं कर पाता, ना ही उसका तर्क संगत चिंतन होता है। सूत्र विधि याद रखना कि निगमन विधि का एक टाइप है, निगमन विधि का प्रकार है सूत्र विधि। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, प्रत्यक्ष विधि में किन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है? तो प्रत्यक्ष विधि आपको पता है, जहां पर जो हमारी लक्ष्य भाषा होती है ना, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, उसको सिखाने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक स्थिति में सिखाया जाता है भाषा को, सुनना और बोलने पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा में सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा का कोई भी उपयोग नहीं होता है। अगला है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? मतलब कि आपको बताना है कि एक समान उच्चारण वाले शब्द हैं, तो ये जो है किस विधि में सिखाते हैं? हम ध्वनि साम्य विधि में सिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि रमेश, सुरेश, राकेश, मैं इस तरह से अगर मैं नाम ले रही हूँ, तो यानी कि मैं क्या सिखा रही हूँ? समान उच्चारण वाले शब्द सिखा रही हूँ। इसे हम ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। ये वाचन की विधि मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? वाचन शिक्षण की विधि है। अगला है, मौन वाचन से संबंधित शिक्षण क्या है? तो गद्य शिक्षण होता है। गद्य शिक्षण का मतलब कि जहाँ पे आपकी अनेक विधाएं आती है, जैसे कि कहानी, ठीक है, कहानी है, कोई एकांकी है, कोई नाटक है, जितने भी चीजें हैं, मतलब कि कविता को छोड़ करके वो गद्य में आता है। तो गद्य में जब हम कहानी की बात करते हैं, तो मौन वाचन गद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, मौन वाचन मतलब कि साइलेंट तरीके से जब हम रीड करते हैं। ओके, अगला है, गद्य पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा देना किस विधि के अंतर्गत आता है? जब आप गद्य और पद्य यानी कहानी और कविता के माध्यम से जब आप व्याकरण की शिक्षा दे देते हैं, तो इसे हम कहते हैं समवाय विधि। याद रखिएगा, इसे हम समवेत विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? समवेत विधि, समवाय विधि कहते हैं, जहां पर आप व्याकरण की शिक्षा डायरेक्टली ना दे करके, या तो आप कोई कहानी पढ़ाते समय या कोई कविता पढ़ाते समय संदर्भ के अनुसार जब आप व्याकरण का ज्ञान दे देते हैं, वो समवाय विधि की विशेषता होती है। व्याकरण विधि ये व्याकरण को सिखाने की विधि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो आगमन विधि को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ग्रामर को पढ़ाने में, चाहे किसी भी लेवल की हम बात करें, आगमन विधि बेस्ट होती है। जहां पर आप कैसे पढ़ाते हो? आप पढ़ाते हो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। आगमन विधि को जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला है, बालक को उसके बाद आवरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। मतलब कि देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालक को उसके बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण पर आधारित जो उसका पर्यावरण है उस पर आधारित ज्ञान दिया जाता है, तो वो हो जाएगा अवलोकन। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण होगा। याद रखना गाइस, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिए। पर्यावरण पर आधारित ज्ञान हम दे रहे हैं, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर? अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण में प्रारंभ में पढ़ने लिखने के स्थान पर किस पर जोर दिया जाता है? तो आपको सबको ये याद होना चाहिए कि जो भाषा के 4 कौशल है, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो पहले सुनने और बोलने पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे आपको पता है कि बच्चों में संवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चों को जो है विचार विमर्श पे प्रोत्साहन दिया जाता है, बोलने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, उसके बाद हम पढ़ने लिखने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? तो मातृभाषा की जो सबसे प्रमुख शिक्षण विधि है वो है अनुकरण विधि। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है, जहां पे बच्चा अनुकरण करके किसी भी भाषा को एक्वायर करता है, सीखता है। ठीक है, तो मातृभाषा की सबसे जो प्रमुख विधि है वो मानी जाती है अनुकरण विधि। अगला है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र किस विधि को कहते हैं? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जा रहे हो तो यह आगमन विधि की विशेषता होती है। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपने उनको उदाहरण दे दिए, अवलोकन बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद सामान्य कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद वो रूल पे जा रहे हैं। अगला है, प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम क्या है? तो प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम होता है
खंडान्वय विधि, ये जो है आपकी कविता को पढ़ाने में, यानी कि जो आप पद्य सिखाते हैं बच्चों को, उसमें जो है सबसे अच्छी मतलब कि प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है, जहां पे आप खंड करके, टुकड़े करके या प्रश्न के माध्यम से किसी भी कविता के सभी पक्षों का ज्ञान आप देते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि प्रश्नोत्तर विधि को हम खंडान्वय विधि कहते हैं और कविता शिक्षण में ये शामिल होता है। अगला है, किस विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देखो और कहो तथा विश्लेषण विधि को संयुक्त रूप में प्रयोग में लिया जाता है। देखो, आपको बताना है कि कौन सी विधि है जिसमें हम देखो और कहो और विश्लेषण दोनों विधि को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो होती है हमारी ध्वन्यात्मक विधि। कौन सी विधि है? ध्वन्यात्मक विधि है। मतलब बच्चा देख के कह रहा है, देखो और कहो विधि हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे समान जो ध्वनि वाले शब्द है उनका ज्ञान भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपको याद रखना है, ये कौन सी विधि है? ध्वन्यात्मक विधि है। अगला है भाषा वैज्ञानिक विधि, भाषा संगत की विधि, सभ्य भाषा विधि तथा अनुकरण परिस्मरण विधि। यह नाम किस विधि से संबंधित है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पॉइंट है। देखो, इसमें क्या कहा गया? भाषा वैज्ञानिक विधि कौन सी है? भाषा संगत विधि, सभ्य भाषा विधि, इन सबका नाम जो है ना, अनुकरण परिस्मरण विधि, ये जो है सैनिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? सैनिक विधि होती है। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी होगी तो उसमें एक मेथड आता है जिसको कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है ना इंग्लिश के अंदर, जहाँ पे आप ड्रिल प्रैक्टिस करवाते हो, बच्चे अनुकरण कर करके प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसी प्रकार हिंदी में सैनिक विधि होती है, जहां पर आप क्या करते हो ना कि बच्चे वहां पर आपको अनुकरण करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा उनकी वर्तनी, उनको बोलने पे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस विधि के कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल आपका ये इंग्लिश में होता है, इसको हिंदी में हम सैनिक विधि कहते हैं। और ये सारे जितने नेम है ये इसी विधि के नेम है, ये आपको याद रखना है। अगला है, द्विभाषी विधि के प्रवर्तक कौन है? द्विभाषी विधि यानी कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया? तो वो है सीजे डॉटसन ने दिया था। ठीक है, ये हिंदी में भी है, जहां पे आप दो भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं, एक बच्चे की मदर टंग हो सकती है और एक लक्ष्य भाषा हो सकती है। अगला है, किस विधि द्वारा व्याकरण अनुवाद विधि के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं? कौन सी विधि जो है व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करती है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा प्रत्यक्ष विधि। क्यों करती है? क्योंकि इसका रीजन है, व्याकरण अनुवाद विधि में आपने देखा कि व्याकरण अनुवाद विधि में हम बोलने और सुनने के अवसर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। तो इस दोष को दूर करती है प्रत्यक्ष विधि, जहां पर बोलने और सुनने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, लक्ष्य भाषा पे फोकस किया जाता है। तो याद रखना कि जो प्रत्यक्ष विधि थी वो व्याकरण अनुवाद विधि के विरोध में आई थी। ठीक है, अगला है, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आपको नाम याद रखना है कि मॉरिसन है इकाई विधि के प्रवर्तक। ठीक है, जो यूनिट मेथड होता है। अगला है, इकाई विधि को विद्वान किस वाद पर आधारित मानते हैं? तो देखो, इकाई विधि जो होती है वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है? तो ये है गेस्टाल्टवाद, जहां पे हम समग्रता की बात करते हैं, हम संपूर्णता की बात करते हैं, हम होल की बात करते हैं। तो इकाई विधि किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद से आधारित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, अनुकरण विधि में अनुकरण कितने प्रकार का होता है? याद रखना है, अनुकरण विधि में जो अनुकरण है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका लेखन अनुकरण, जहां बच्चे लिख रहे हैं, इसमें भी काफी सारे मेथड होते हैं। दूसरा उच्चारण और तीसरा रचना। ठीक है, तो याद रखना, लेखन, उच्चारण और रचना जो अनुकरण है वो 3 प्रकार का होता है। अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 5 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत अनिवार्य सिद्धांत माना जाता है? तो जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है ये स्किनर की थ्योरी पर बेस्ड था। ठीक है, स्किनर की थ्योरी पे बेस्ड है ये याद रखना आप। बिहेवियरिज्म जो स्किनर थे उनकी थ्योरी से रिलेटेड ये जो विधि थी ये उन्होंने दी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो होता है स्वगति का सिद्धांत। बच्चे यहाँ पे अपनी ही गति से सीखते हैं, तुरंत ही उनके एरर्स को करेक्ट किया जाता है, बच्चा खुद की गलतियों को खुद से देखता है। स्वगति से सीखने का सिद्धांत पर आधारित हमारी ये विधि है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला है, व्याकरण की कौन सी विधि सबसे प्राचीन, परंपरागत और सर्वाधिक प्रयुक्त और दर्शन शास्त्र पर आधारित है? तो ये है हमारी निगमन विधि। सबसे प्राचीन, प्रयुक्त और सर्वाधिक यूज की जाने वाली और जो फिलॉसफी पे बेस्ड है, बिल्कुल पुरानी जो विधि है वो मानी जाती है निगमन
विधि। ठीक है, इसके भी दो प्रकार, निगमन विधि में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सूत्र विधि और दूसरा होता है निगमन विधि में पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग करके हम यहाँ पे ज्ञान देते हैं। अगला है गंभीर व द्रुत वाचन जो है, द्रुत वाचन जो है वो किस वाचन के प्रकार में आता है, तो मौन वाचन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचन से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, तो याद रखना कि जो हम मौन वाचन करते हैं यानी कि जो साइलेंट रीडिंग की जाती है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है गंभीर वाचन, ठीक है, और दूसरा होता है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन का मतलब है कि आप तेजी से फटाफट से आप क्या करते हो, एकदम से जल्दी से आप उसको पढ़ते हो, बहुत ज्यादा उसमें आप गहराई से नहीं पढ़ते हो, वो द्रुत वाचन होता है। दोनों ही वाचन साइलेंट है। गंभीर वाचन में क्या होता है कि आप एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो दो प्रकार के वाचन आपके मौन वाचन के होते हैं, याद रखना है। अगला है संकोची बालकों के लिए कौन सा वाचन उपयुक्त है, मतलब जो संकोची है, जो शाय जो लर्नर्स हैं उनके लिए कौन सा वाचन सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है हमारा संवेद वाचन, जिसे हम कहते हैं समूह वाचन। समूह वाचन मतलब कि ग्रुप में जब बच्चे बोल रहे हैं, ग्रुप में जब वो रीड कर रहे हैं, तो संकोची बालकों के लिए सबसे अच्छा वाचन माना जाता है। अगला है वाचन विधि का प्रयोग किस स्तर के छात्रों के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो सबसे ज्यादा ली जाती है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चा आया है तो ज्यादातर हम ग्रुप में हम उनको वाचन करवाते हैं, संवेद वाचन करवाते हैं, ताकि उनका क्या अच्छा हो सके, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको ये सारी चीजें। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आता है छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धि दूर करना किस शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है, तो ये होता है आपका श्रुत लेखन अभ्यास विधि। ठीक है, उच्चारण संबंधी, उच्चारण का मतलब यहाँ पे आपसे वर्तनी पूछा गया, यानी कि जो आपके स्पेलिंग है, अगर स्पेलिंग में गलतियां बच्चा कर रहा है तो सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाएगी कि आप उसको क्या करेंगे, डिक्टेशन ले लेंगे, जिसे श्रुत लेख कहते हैं, सुन करके लिखना। ठीक है, जिससे कि उनकी जो स्पेलिंग है इससे क्या होता है कि उनका जो श्रवण है, ठीक है, जो सुनने की क्षमता है और जो लेखन है वो दोनों ही अच्छा होता है, स्पेलिंग भी अच्छी होती है। अगला है साहचर्य विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त रहता है, तो ये प्राइमरी लेवल पे अच्छा होता है। साहचर्य विधि का मतलब जिसे हम कहते हैं एक तरह से साहचर्य विधि जो है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, समूह विधि के नाम से भी इसे हम जानते हैं, तो ये किसने दिया था, मारिया मोंटेसरी ने दिया। जहां पर क्या किया जाता है कि वस्तुओं से संबंधित चित्रों को दिखा दिया जाता है, यानी कि जो कार्ड होते हैं, कार्ड पे कुछ चित्र बने होते हैं, उनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। किस विधि का उद्देश्य व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग करके सिखाना है, तो यहाँ पे याद रखना कि व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग करना किसकी विशेषता होती है, भाषा संसर्ग विधि की विशेषता होती है। इसे हम अव्याकृति विधि या अव्याकृत विधि भी कहते हैं। अगला है रसास्वादन विधि का संबंध किस शिक्षण से है, तो यह है पद्य शिक्षण, यानी कि जो कविता शिक्षण होता है उससे संबंधित होता है हमारा रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आप कविता सिखा रहे हो, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे रस की अनुभूति लेते हैं, यानी कि वो एंजॉय करते हुए उस चीज को समझते हैं। जो भी वहां पे कविता में जो भी पंक्तियां होती हैं उनको आप समझाते हुए उनका जो भाव सौंदर्य है, उसका जो काव्य सौंदर्य है, वो दोनों चीजें आप उनको समझाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रसास्वादन विधि। ठीक है, अगला है सूत्र विधि का प्रारंभ किस भाषा से हुआ, तो ये हुआ था संस्कृत भाषा से। अगला पॉइंट है निगमन विधि के कितने रूप होते हैं, तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से ये वाला पॉइंट। निगमन विधि के दो रूप होते हैं, एक होता है पाठ्य पुस्तक विधि और दूसरी होती है सूत्र विधि। अगला है नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण किस विधि के चरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नियम, पहले आपने नियम बताया, उसके बाद बच्चे नियमों से उदाहरण की तरफ गए, उसके बाद उन्होंने उसको निरीक्षण किया और देन उसको परीक्षण किया, तो ये विधि जो है ये निगमन विधि के चरण होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं, उसे कौन सी विधि कहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की देखरेख में ही सारा अध्ययन कार्य कर रहे हैं, इसे कहते हैं पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। अगला है मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, तो ये तो इजी है, नेत्रों के सहारे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंखों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हम बिल्कुल भी यहाँ बोलते नहीं है। जैसे कि लाइब्रेरी में बैठ के जो हम रीडिंग करते हैं एक तरीके से, वो सब मौन वाचन में आता है। ठीक है, अगला है साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वो है मारिया मोंटेसरी। अगला है
किस विधि को अव्याकृत विधि के नाम से जाना जाता है? तो ये है भाषा संसर्ग विधि। अगला है लेखन अनुकरण विधि। दो प्रकार है लेखन अनुकरण विधि के। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक होता है रूपरेखा अनुकरण, एक होता है स्वतंत्र अनुकरण। देखो लेखन अनुकरण का मतलब है कि जो आप राइटिंग में बच्चे आपको अनुकरण कर रहे हैं, आपको इमिटेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, रूपरेखा में क्या होता है कि आपने बच्चों को यहाँ पे दे दिया, जैसे कि आपने उनको रूपरेखा वाला दे दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो आप इस तरह से दे रहे हो, ठीक है, ये है इस तरह से, आपने उसको ऐसे दे दिया क ख, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा कि रूपरेखा करेगा। रूपरेखा का मतलब है कि जो आपने यहाँ पे बनाया उसको वो ऐसे करके पेंसिल चलाएगा, जैसे हम बच्चों को देते हैं। तो ये है रूपरेखा अनुकरण विधि। और दूसरी होती है स्वतंत्र अनुकरण, जहाँ पे आपने उनको इस तरह से लाइन खींच के कॉपी में उनको दे दिया का ख ग लिखने के लिए। ये क्या होता है, स्वतंत्र अनुकरण विधि होती है। दोनों ही लेखन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्वर वाचन के भेद है। सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। जो हम जोर जोर से वाचन करते हैं बेसिकली, वो उसके दो भेद है। एक होता है समवेत वाचन, जो कि ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत, जो इंडिविजुअल किया जाता है, ठीक है। सस्वर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना। जब हम व्यक्तिगत वाचन की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाचन अगर टीचर कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श वाचन कहेंगे। अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है। व्यक्तिगत वाचन यदि शिक्षक द्वारा किया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। यदि यह व्यक्तिगत वाचन छात्र द्वारा किया जाता है तो उसे अनुकरण वाचन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है वाचन विधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो अमेरिका से हुआ था वाचन विधि का प्रारंभ, ठीक है। अगला है कहानी विधि, वाक्य विधि, देखो और कहो विधि किसके प्रकार है? तो ये विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषण करना, ठीक है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, कहानी विधि, वाक्य विधि और देखो और कहो विधि से वाचन शिक्षण की विधियां हैं, जहां पे बच्चा पढ़ना बेसिकली सीखता है, शब्दों को समझना सीखता है। तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि किसमें आता है? तो ये हमारे संश्लेषण विधि में आता है, ठीक है। ये भी वाचन की विधियां हैं दोनों। ये 46 और 47 पॉइंट जो है ये दोनों ही वाचन में आती है विधियां। अगर कहानी, वाक्य विधि और देखो और कहो विधि पूछा जाए तो विश्लेषण है। और अगर आपसे अक्षर बोध विधि, जहाँ पे आप अक्षरों का ज्ञान करा रहे हो, ध्वनि साम्य विधि, जहाँ पे आप समान ध्वनि वाले शब्दों को सिखा रहे हो, ये दोनों ही संश्लेषण में आता है, ठीक है। अगला है विश्लेषण विधि में हम पहले वाक्य, उसके बाद वर्ण व ध्वनियों का ज्ञान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। विश्लेषण विधि में आपने पहले सेंटेंस सिखाया, फिर आपने उसके बाद कोई वर्ड सिखाया, उसके बाद आप लास्ट में उनको साउंड का ज्ञान दे रहे हो, ये विश्लेषण में आएगा। और अगर मैं संश्लेषण बोलूं तो इसका उल्टा कर दो। संश्लेषण विधि में हम पहले ध्वनियों का ज्ञान दे देते हैं। आप पहले बच्चों को ध्वनियां सिखाते हो, हिंदी के अंदर कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं, साउंड होती है, ठीक है। उसके बाद आप वाक्य और उसके बाद आप शब्दों और वाक्यों का ज्ञान देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप वर्ण का मतलब है कि जब आप ध्वनियों से शब्द की तरफ, शब्द से वाक्य की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका संश्लेषण है। और अगर आप वाक्य से शब्द और शब्द से अंत में आप वर्ण की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका विश्लेषण विधि होता है। तो दोनों विधियां याद रखिएगा, विश्लेषण में वाक्य, शब्द, वर्ण, और संश्लेषण में वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला है व्यास विधि। व्यास विधि क्या होता है? देखो, व्यास विधि में कविता के सरल अर्थ, भाव, भाषा शैली, अलंकार आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है। व्यास विधि कविता शिक्षण की विधि होती है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो भी आप चीजें सिखा रहे हैं उसको व्याख्या के रूप में सिखाते हैं, जहाँ पे आप कविता का अर्थ समझाते हो, फिर उसका क्या भाव है, क्या कहना चाहता है वहां पर कवि, उसके बाद उसकी शैली क्या है, कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, उसमें कौन कौन से अलंकार हैं, तो वो सब आपका व्यास विधि में एक तरीके से आप व्याख्या ही यहाँ पे करते हैं। और ये कविता शिक्षण की एक विधि व्यास विधि मानी जाती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे आप जो 51 लाइनर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज के सेशन में काफी सारे नए नए पॉइंट समझ में आए होंगे, आपका रिविजन हुआ होगा। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज इसका कुछ बेनिफिट हो। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई फायदा या कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन देना है आप जरूर दीजिएगा मुझे। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह की वीडियो मैं और लेके आऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।